हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिज्ञासा डिवाइन। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने फंक्शंस की डेफिनेशन और फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट किया था। मैंने आप लोगों को असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। आज उनके सॉल्यूशंस देखेंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस देखेंगे और उनके ग्राफ्स स्टडी करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम पिछली वीडियोज़ के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख लेते हैं। आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें आपको फंक्शंस गिवन था f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5। आपको ये फंक्शन गिवन था, आपको एट डिफरेंट x फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन है f ऑफ 0। आपको f ऑफ x गिवन है इज इक्वल टू 2x माइनस 5। तो आपको f ऑफ 0 कैलकुलेट करना है। मीन्स आपको x की जगह पे 0 रखा गया है, तो आप x की जगह 0 रख दीजिए। ये आपका फंक्शन x के टर्म्स में है। मीन्स जो भी फंक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ x है, लेकिन आपसे पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ 0। मीन्स जब आपकी वैल्यू 0 होगी तो आपका फंक्शन का वैल्यू कितना होगा। तो आपको जो भी इक्वेशन दी है उसमें आप x की वैल्यू रखिए, उसे सॉल्व कीजिए और आपकी वो फंक्शन की वैल्यू आ जाती है। इसी तरह आप f ऑफ 7 कैलकुलेट कर लेंगे और f ऑफ माइनस 3 कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैंने बताया था कि फंक्शन एक डिवाइस की तरह है। आप उस पर इनपुट में कुछ डालोगे, आउटपुट आपका रिजल्ट कुछ और होगा। तो इनपुट में आपका ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। आप यहाँ पे x इनपुट डालोगे, आपको आउटपुट में y मिलेगा। और y क्या है, आपका फंक्शन है किसका, x का फंक्शन है। y इज इक्वल टू एफ एक्स हम बोलते हैं। मीन्स y इज़ द फंक्शन ऑफ x और वो फंक्शन क्या दिया गया है, 2x माइनस 5। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच रिलेशनशिप वाला एक फॉर्मूला गिवन है आपको, ठीक है। TC ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है और यहाँ पर आप C मीन्स टेम्परेचर इन सेल्सियस रखेंगे। वैल्यू सॉल्यूशन करेंगे इस इक्वेशन का और आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मिलेगा। तो सबसे पहले आपको डिफरेंट सेल्सियस डिग्रीज पे आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो आप इस फॉर्मूले में C की जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर दीजिए, तो आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। तो एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 28 डिग्री सेल्सियस, एट माइनस 10 डिग्री सेल्सियस आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इस तरह से आपका ये टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट होकर आ जाएगा। फोर्थ में आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया गया है। T इज़ द फंक्शन ऑफ सेल्सियस। T इज़ द फंक्शन, यहाँ पे TC का मतलब है टेम्परेचर इज़ द फंक्शन ऑफ सेल्सियस। मीन्स आपकी ये जो इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस है और ये टेम्परेचर किस में गिवन होगा, आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आपको फ़ारेनहाइट में मिलेगा। इनपुट आप क्या डालोगे, टेम्परेचर सेल्सियस में डालोगे, आउटपुट पे आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मिलेगा। चलिए, यहाँ पर आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर गिवन है, मीन्स T ऑफ C गिवन है आपको 212। आपसे सेल्सियस पूछा गया है, टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ये आपका सेल्सियस में टेम्परेचर कैलकुलेट होकर आ जाता है। चलिए, अब आज की इस वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। हम कुछ फंक्शंस देखेंगे और उनके ग्राफ्स भी स्टडी करेंगे। उसके पहले आप लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए। बहुत ही बेसिक है, ये सिंपल है। आप किसी भी ग्राफ को, कोई ग्राफ आपको, आपके सामने कोई ग्राफ दिया गया है और पूछा गया है कि उसका डोमेन और रेंज बताइए, तो आप पहले उस ग्राफ में जो भी कर्व बना है आप उसे देखिए ध्यान से कि वो एक्स एक्सिस में कितना एक्सपेंड हो सकता है और वाई एक्सिस में कहाँ तक जा सकता है। देखिए, अब यहाँ पे एक जनरल कर्व हमने बना रखा है, तो देखिए इसमें वाई एक्सिस पे ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है ग्राफ। तो ग्राफ कुछ इस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ है और इस पॉइंट के ऊपर है ये ग्राफ। तो वाई एक्सिस आपका को डोमेन होता है और एक्स एक्सिस डोमेन होता है। आप एक्स एक्सिस को डोमेन बोलोगे और वाई एक्सिस में आपको को डोमेन मिलते हैं। रेंज फिर क्या होगा, तो को डोमेन के जो कुछ एलिमेंट होते हैं जो डोमेन के एलिमेंट से एसोसिएट होते हैं उन्हें हम रेंज बोलते हैं। आप कह सकते हैं रेंज आर द एलिमेंट्स इन को डोमेन। ओके,
कोडोमेन के जो एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम रेंज कहेंगे, लेकिन कौन से एलिमेंट विच आर एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, डोमेन के एलिमेंट से जो कोडोमेन के एलिमेंट एसोसिएट होंगे उन्हें हम रेंज कहेंगे। ओके, सो वाई एक्सिस पे हमें कोडोमेन मीन्स वाई एक्सिस पे हमें रेंज मिलेगा और एक्स एक्सिस पे हमें डोमेन मिलेगा। डोमेन एक्स एक्सिस के सारे एलिमेंट होंगे, कोडोमेन वाई एक्सिस के होंगे, लेकिन ग्राफ जहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ से आप रेंज बताओगे। कोडोमेन तो आपका पूरा -∞ से लेके +∞ तक होगा कोडोमेन, सारे रियल नंबर होंगे वाई एक्सिस के, बट आपका ग्राफ इस पॉइंट से स्टार्ट है तो आप रेंज में बताओगे कि इस पॉइंट से +∞ तक आपके रेंज होगा। चलिए तो पहला फंक्शन देखते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है, यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन के एलिमेंट बाय 1-1 मैपिंग थ्रू जुड़े होते हैं। 1-1 मैपिंग मीन्स डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के सिमिलर एलिमेंट से जुड़ा होगा, मीन्स y इज इक्वल टू एक्स। हम आइडेंटिटी फंक्शन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स, मीन्स आप जितना इनपुट में x डालोगे y आउटपुट में आपको उतना ही मिलेगा। आपने 1 डाला, y भी आपको 1 मिलने वाला है, 2 डालेंगे y भी आपको 2 मिलेगा। तो आप x की वैल्यू रखते जाइए, आपको वो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलती जाएगी। चलिए इसका ग्राफ देखिए। अब y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सिंपल इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू रखिए, कुछ वैल्यू पॉजिटिव में लीजिए 0 लीजिए और कुछ वैल्यू नेगेटिव में लीजिए। तो जब आप x 1 रखेंगे आपको y कितना मिलेगा, y इज इक्वल टू एक्स, x 1 है तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आपको y भी 1 मिला और x, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1,1। तो आपका ये पॉइंट हो गया। जब आप x 2 रखोगे तो y इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, तो आपका पॉइंट क्या हो जाएगा 2,2 मीन्स दिस इज़ द पॉइंट। नाउ जब आप x 3 रखोगे तो y आपको 3 मिलेगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3,3। इसी तरह जब आप x 0 रखोगे आपको y 0 मिल जाएगा, आपका ये पॉइंट हो गया। जब -1 -2 इसी तरह से आप कुछ पॉइंट्स लीजिए और इन पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कीजिए और ये जो कर्व आपका बना ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। तो अब देखिए इस ग्राफ को देखिए, अब यहाँ पर आप कोई भी x रख सकते हैं, मीन्स आप नेगेटिव में सारे x रख सकते हो, पॉजिटिव में भी सारे x रख सकते हो। y एक्सिस पे आपको जितना x रखोगे सेम उतना ही y मिलेगा आपको। तो आप डोमेन x एक्सिस में हमें क्या मिलते हैं, डोमेन, तो डोमेन आपका क्या होगा -∞ से लेके +∞। हम x एक्सिस के सारे नंबर इस इक्वेशन में रख सकते हैं और जो भी हम x रखेंगे वही हमें y मिल जाएगा। मीन्स अगर हम x में -∞ से लेके +∞ तक सारे रियल नंबर रख सकते हैं तो y भी हमारा ऑल रियल नंबर आएगा। तो यहाँ पर डोमेन और रेंज दोनों ही क्या होंगे, r मीन्स ऑल रियल नंबर। समझ में आया, ऑल रियल नंबर। हम यहाँ पर रियल वैल्यूड फंक्शन पिछली वीडियोस में बताया था मैंने कि रियल वैल्यूड फंक्शन उस फंक्शन को बोलेंगे जिसका डोमेन भी रियल नंबर होगा और कोडोमेन या रेंज भी रियल नंबर होगा। ओके, डोमेन भी रियल नंबर होगा और रेंज भी रियल नंबर होगा। सो वो हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। नेक्स्ट देखिए कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में आपका क्या होगा, देखिए द फंक्शन f सच दैट r इंटू आर, मीन्स आपका डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है। y इज इक्वल टू c यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर होगा, एक पर्टिकुलर नंबर होगा जो कि y एक्सिस पे होगा। x बिलोंग्स टू r, x हमारा ऑल रियल नंबर्स होंगे, c इज़ कांस्टेंट एंड ईच x बिलोंग्स टू r, मीन्स आप x कुछ भी रखो आपका c कांस्टेंट रहेगा। देखिए मैपिंग के थ्रू देखिए यहाँ पे x पहला जो सेट होगा ये हमारा x का होगा, तो x से सारे वैल्यूज़ हम कोई भी वैल्यूज़ लें हमें y में सेम एलिमेंट मिलेगा b, मीन्स ये क्या हुआ मैनी टू वन मैपिंग। ओके, मीन्स कांस्टेंट फंक्शन में मैनी टू वन मैपिंग जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन।
आप x की कोई भी वैल्यूज़ लो, आपको आउटपुट पे क्या मिलने वाला है, सेम आउटपुट मिलेगा। आप x में 1 लो, 2 लो, 3 लो, कुछ भी लो, आपको आउटपुट में सेम एलिमेंट मिलेगा। तो ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। ग्राफ देखिए इसका, ये देखिए, तो ग्राफ आपका सिंपल x एक्सिस के पैरेलल आपका ये ग्राफ ड्रॉ हो जाता है। आप x कुछ भी चेंज कीजिए, कोई भी x ले लीजिए, आपके y इज इक्वल टू वही वैल्यू रहेगी जिसका आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो। सपोज आपने y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो y इज इक्वल टू 2 मीन्स ये पॉइंट 2, y एक्सिस पे ये पॉइंट 2 हो गया। अब इस पूरी लाइन में y की वैल्यू 2 ही रहेगी, y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि हम अप एंड डाउन नहीं मूव कर रहे हैं। हमारा जो लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल है। आपकी इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू सेम रहेगी, बस आप x एक्सिस पे मूव कर रहे हो तो आपका x चेंज होता रहेगा। समझ में आया? चलिए, तो ये हो जाता है, इस टाइप के फंक्शन आपके हो जाते हैं कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन। आप लोगों ने 10th में पॉलिनोमियल पढ़ा है, सेकेंड चैप्टर आपका पॉलिनोमियल था। तो देखिए पॉलिनोमियल के कैसे फंक्शन को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, उसकी डेफिनेशन पहले हम देख लेते हैं। f सच दैट r इंटू आर मीन्स आपका डोमेन भी रियल होगा और को डोमेन भी रियल होगा, इज सेड टू बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन इफ फॉर ईच x इन r y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू a नॉट, इसको आप a नॉट पढ़ेंगे, प्लस a1x प्लस a2x2 प्लस ये nth डिग्री की पॉलिनोमियल है हमारा an x टू द पावर n। किसी भी इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, वो उस इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। ओके, वेयर n इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर, उस इक्वेशन अगर उस इक्वेशन की पावर नेगेटिव नहीं है तो वो आपका पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। n कैसा है आपका, जो भी पावर होगी आपकी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। और हमारे पास a नॉट, a1, a2 ये सारे कांस्टेंट टर्म है जो कि रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। पहली इक्वेशन देखिए, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है 3 और 2 ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव तो है नहीं, तो ये पॉलिनोमियल आपका, ये इक्वेशन आपकी पॉलिनोमियल होगी और y इज इक्वल टू इस फंक्शन को हम पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे। सेकेंड इक्वेशन देखिए, अब देखिए यहाँ पे पावर x टू द पावर -1 हो गया, तो क्या होगा, अब पावर नेगेटिव इंटीजर हो गई। यहाँ पे लिखा है नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यहाँ पर पावर नेगेटिव हो गया, मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेकेंड देखिए 5/x, डिनोमिनेटर में x है, आप इस x को ऊपर लाएंगे तो सेम हो जाएगा, x इनवर्स मीन्स x टू दी पावर -1 हो जाएगा यहाँ पर भी, तो ये भी हमारी इस टाइप की इक्वेशन भी पॉलिनोमियल नहीं होंगे। अगर आपके इक्वेशन में वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है, मीन्स x टू दी पावर 1/2, x टू दी पावर 2/3 इस तरह से, तो वो भी आपका, क्योंकि 2/3 एक फ्रैक्शन है, वो इंटीजर नहीं है, हमें पावर में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही चाहिए। और यहाँ पर अंडर रूट स्क्वायर रूट लगा है, स्क्वायर रूट मीन्स होता है x टू दी पावर 1/2, पावर फ्रैक्शन में हो गई, इसलिए ये भी आपका, इस टाइप की इक्वेशन भी आपकी पॉलिनोमियल नहीं होंगे, दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। अब हम एक सिंपल सा पॉलिनोमियल फंक्शन लेंगे और उसका ग्राफ देखेंगे। सो दिस इज़ योर पॉलिनोमियल फंक्शन, सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व ड्रॉ करना है, मीन्स ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप x की कुछ वैल्यूज़ ले लीजिए पॉजिटिव में और x की कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव में ले लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज आप -3, x की जगह -3 रखेंगे तो आपको -3 का स्क्वायर 9, -2 4 मिल जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिल जाएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो इस तरह से आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स मिल गए x, y, ये हमारे x हमने इनपुट डाले और हमें ये y आउटपुट मिले, तो x, y ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए। अब इन्हीं कोऑर्डिनेट को हम कार्टेशियन प्लेन x एक्सिस और y एक्सिस प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 1, 1 और ये हमारा पॉइंट 2, 4,
इसी तरह से -1,2 और -2,4 आप एक्स स्क्वायर की जगह 2 रखोगे, एक्स की जगह 2 रखोगे तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई आपको 4 मिलेगा, तो ये आपका पॉइंट 2,4। इसी तरह से -2 रखेंगे तो आपको +4 मिलेगा। मीन्स आप वाई एक्स पॉजिटिव रखें या एक्स आप नेगेटिव रखें, एक्स स्क्वायर क्या करेगा, पॉजिटिव में वैल्यू देगा, मीन्स वाई आपको पॉजिटिव में मिलेगा। तो ये आपका ग्राफ हुआ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। इस पर्टिकुलर शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। आप अभी अगले आने वाले चैप्टर्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे कॉनिक सेक्शन में कि इस पर्टिकुलर शेप को पैराबोला शेप बोलते हैं, और पैराबोला की जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर होगी। तो यहाँ पर हमने सिंपल ग्राफ बनाया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ओके, तो इस तरह आप ग्राफ देख के कैसे बताएंगे कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। तो रेंज हमें वाई एक्सिस पे मिलता है और डोमेन हमें एक्स एक्सिस पे मिलता है। अब देखिए इस इक्वेशन में आप x कुछ भी रख सकते हो। आप x एक्सिस में जितने भी रियल नंबर हैं -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक सारे रियल नंबर रख सकते हो। तो आपका डोमेन क्या हुआ, ऑल रियल नंबर। बट आपका रेंज क्या होगा, रेंज आपका वाई एक्सिस पे ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है। नेगेटिव में तो ग्राफ गया नहीं है, तो आपका नेगेटिव वाले नंबर्स तो होंगे नहीं रेंज के अंदर। रेंज के अंदर आपके जहाँ पर आपका ग्राफ इंक्रीज़ हो रहा है, तो 0 से स्टार्ट हुआ है और ग्राफ का, और ग्राफ जैसे जैसे आप x इंक्रीज़ करोगे ग्राफ y पे इंक्रीज़ होता जाएगा। तो आपका रेंज क्या हुआ, 0 टू infinity means all positive real number. Range of f is all positive real number, नेगेटिव रियल नंबर नहीं होंगे, नेगेटिव y पे ग्राफ नहीं है। तो 0 टू इन्फिनिटी आप इस तरह इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं रेंज ऑफ f इज ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, नेक्स्ट देखिए आप लोग, Draw the graph of the function f r to r defined by fx is equal to x cube। अब क्यूबिक फंक्शन है, ये 3 डिग्री की इक्वेशन है आपकी क्यूबिक इक्वेशन। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सिमिलर जैसे आपने एक्स स्क्वायर का ड्रॉ किया है, आप x की कुछ वैल्यूज़ लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग आप y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो इस तरह से आपको x, y कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। 0, 0 -1 रखेंगे आप x क्यूब की जगह तो आपको -1 मिलेगा। -2 रखेंगे, -2 का क्यूब करेंगे तो -8 आएगा। 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा। तो इस तरह से हमें कुछ पॉजिटिव वैल्यू पे y मिल गया और कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ पे y मिल गया। इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज़ x जब हमने 1 रखा, हमें y 1 मिल गया, तो 1, 1, और इसी तरह से हमें आगे 2, 8 मिल जाएगा। तो ग्राफ काफ़ी ऊपर तक बनेगा। तो आप लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इसे, जैसे जैसे आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे आप ग्राफ में उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कीजिए, और उनको मिलाकर जब आप कर्व बनाएंगे तो इस तरह से आपका ये कर्व बन जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ये ग्राफ बन गया। अब देखिए यहाँ पर आप x कुछ भी रख सकते हैं। डोमेन आपका क्या है, ऑल रियल नंबर, को डोमेन ऑल रियल नंबर। रेंज देखिए ग्राफ y एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज़ हो रहा है, तो ग्राफ नीचे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो 0 टू इन्फिनिटी और 0 टू -इन्फिनिटी मीन्स ग्राफ पूरे y एक्सिस पे ड्रॉ रहेगा, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी। हम यहाँ पर x जितना भी रखेंगे, हम x पॉजिटिव रखेंगे हमें y पॉजिटिव मिलेगा, हम x नेगेटिव रखेंगे हमें y नेगेटिव मिलेगा। मीन्स हम सारे x रख सकते हैं। तो यहाँ पर डोमेन हमारा ऑल रियल नंबर, रेंज भी ऑल रियल नंबर। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टाइप का फंक्शन देखते हैं, रैशनल फंक्शन। रैशनल नंबर आप लोगों ने पढ़े जो p/q के फॉर्म में हो। रैशनल फंक्शन होंगे, यहाँ पर न्यूमरेटर में भी कोई फंक्शन होगा और डिनोमिनेटर में भी कोई दूसरा फंक्शन होगा। रैशनल फंक्शन आर फंक्शन ऑफ द टाइप ऑफ f(x)/gx। मीन्स ये x के टर्म्स में कोई दूसरा फंक्शन है और gx x के टर्म्स में कोई दूसरा फंक्शन है। सेम फंक्शन नहीं हो सकता, इसीलिए हमने f(x) और gx लिया है। रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है। f(x) मीन्स कोई दूसरा फंक्शन होगा, अगर f(x)
क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो जी एक्स लीनियर फंक्शन होगा, मीन्स एक्स टू द पावर 1 वाला या एक्स टू द पावर 3 वाला, मीन्स ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। एक्स डिफाइन इन डोमेन, बस क्या नहीं होना चाहिए एक्स हमारा कि जिस पर फंक्शन की डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो डोमेन में हमारा बस वही एक्स नहीं होगा। कोई इक्वेशन सपोज यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखिए, एक एग्जांपल देखिए, अब ये है एफ एक्स, न्यूमरेटर में हमारा एफ एक्स है, मीन्स कोई 2 डिग्री की इक्वेशन है। डिनोमिनेटर में जी एक्स मीन्स लीनियर इक्वेशन है, एक्स टू द पावर 1 डिग्री की इक्वेशन है। तो देखिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। रैशनल फंक्शन में हम क्या लेते हैं कि डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अब कब 0 होगा, डिनोमिनेटर कब 0 होगा, जब x की वैल्यू आप यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 रख देंगे +3, तो 3 - 3 0 हो जाएगा। तो ये रैशनल फंक्शन तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। किसी का डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 3 नहीं ले सकते। तो डोमेन में हमें क्या छोड़ना होगा, x को छोड़ना होगा। x को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट हमारे यहाँ पर डोमेन होंगे। अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पर डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन मीन्स डोमेन भी रियल है और आपका रेंज भी रियल है। f सच दैट r माइनस, तो डोमेन में आपका x 0 मीन्स डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। वो एलिमेंट जिस पर वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो वो नहीं होना चाहिए। और R डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ओके, तो x आपका क्या नहीं होना चाहिए, 0। देखिए x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। x जो है सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन क्या नहीं होगा, -0। हमने 0 वाला एलिमेंट डोमेन से हटा दिया है। डोमेन से हमने -0 वाला टर्म हटा दिया है। डोमेन में सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन क्या नहीं होगा, सिर्फ 0 नहीं होगा। और रेंज में हमें सारे रियल नंबर मिलेंगे। चलिए अब आप इसका ग्राफ उसी तरह बनाएंगे। कुछ आप नेगेटिव में वैल्यूज़ लीजिए, कुछ आप पॉजिटिव में वैल्यूज़ लीजिए, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। देखिए जब आपने -2 रखा, आपका वैल्यू -0.5 आया, -1.5। आप यहाँ पे x की जगह वैल्यूज़ रखेंगे, आप उसे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यूज़ आपको ये मिल जाएंगी। आप कैलकुलेटर से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ पे। देखिए आप -2 -1.1 डिनोमिनेटर आप इंक्रीज़ कर रहे हो, नेगेटिव में ये वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं। या आप केवल वैल्यू लीजिए 2, नेगेटिव है कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 लिया आपने तो आपकी वैल्यू क्या आई, 0.5। आपने वैल्यू का डिनोमिनेटर की वैल्यू 1.5 की, आपके y की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, 5 से 0.6 हो गया। 1 रखा तो 1 आ गया। आपने जब डिनोमिनेटर कम किया 0.5 रखा तो आपकी वैल्यू और इंक्रीज़ हुई। फिर आपने 2.5 रखा, आपकी वैल्यू और इंक्रीज़ हुई। आप किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जब इंक्रीज़ करोगे, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर की वैल्यू जब आप बढ़ाओगे तो वो फ्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज़ होने लगती है। समझ रहे हैं ना। जैसे 1/2 है और 1/5 है, दोनों में कौन सा बड़ा होगा, एक 1/2 है और दूसरा 1/5 है, तो दोनों में कौन सा बड़ा होगा, 1/2 वाला बड़ा होगा। जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। न्यूमरेटर सेम होना चाहिए दोनों का, तभी हम ये कर पाएंगे। जैसे 1/2 लिया, 1/5 है, तो न्यूमरेटर यहाँ पे सेम है 1 और 1, 1/2 1/5। डिनोमिनेटर बढ़ा 2 से 5 हुआ तो फ्रैक्शन 1/5 वाला छोटा हो जाएगा। जिसका डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसका फ्रैक्शन की वैल्यू उसकी उतनी ही छोटी होगी। तो देखिए ग्राफ आप देखिए, मीन्स आप x बढ़ाते जाएंगे तो आपका ग्राफ नीचे आता जाएगा। जैसे जैसे आप x इंक्रीज़ करोगे y की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ने लगेगी, लेकिन y कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आप x रख लो, आपका y कभी भी 0 नहीं होने वाला है। इसी तरह से
आप नेगेटिव में x रखोगे तो आपका y डिक्रीज होने लगेगा। ओके, जैसे देखिए नेगेटिव में यहाँ पे वैल्यू ऊपर की तरफ बढ़ेगी। आप x की वैल्यू यहाँ पर 0 के पास रहेंगे तो आपका ग्राफ कुछ इन्फिनिटी पर होगा, और ये ग्राफ कभी भी y एक्सिस को टच नहीं करेगा ना। ये x एक्सिस को अगर ये टच कर देगा तो y 0 हो जाएगा, लेकिन y कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये ग्राफ x एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा। सिमिलरली जो y एक्सिस पे जो ग्राफ है वो भी कभी भी y एक्सिस को कट नहीं करेगा। मीन्स x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, तो ये ग्राफ x को कभी y को कभी टच नहीं कर पाएगा। तो ये आपका 1/x का ग्राफ है। इस पर्टिकुलर शेप को आप बोलते हो हाइपरबोला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इसको भी पढ़ेंगे, हाइपरबोला। तो आपको ये समझ में आया? कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, आगे 2 टॉपिक और हैं, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो आपको समझ में आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो मैं इनके लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, अलग से मॉडुलस के, ग्रेटेस्ट इंटीजर के, रैशनल के, तो आपको उनमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बट आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज के ये फंक्शन के ग्राफ और ये फंक्शन समझ में आए या नहीं आए। तो इस तरह से आपका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट 0। आपका x 0 नहीं होगा। और इसका रेंज क्या होगा? रेंज भी ऑल रियल नंबर होंगे। ये ग्राफ y एक्सिस पे पूरा जाएगा ऊपर से लेकर नीचे तक, बट क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। तो रेंज और डोमेन दोनों में ही 0 नहीं आएगा, बाकी ऑल रियल नंबर्स होंगे हमारे। तो नेक्स्ट आपका आता है सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन आपके सिलेबस में इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है, तो सिंपल आप इसका डेफिनेशन देख लीजिए। सिग्नम फंक्शन एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है जिसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, mod x अपॉन x। कब? जब x इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर आप x की वैल्यू 0 नहीं रखते हो, आप 1 रखते हो, 2 रखते हो, -1 रखते हो, -2 रखते हो, कोई भी वैल्यू रखते हो, तो आपका सिग्नम फंक्शन का, सिग्नम x का फॉर्मूला क्या होगा? mod x अपॉन x। लेकिन एट x इज़ इक्वल टू 0 सिग्नम x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। x इज़ इक्वल टू 0 पर 0 होगी। देखिए, तो जब आप x की वैल्यू 0 से बड़ी रखेंगे, मीन्स पॉजिटिव x लेंगे, तो आपका ये, मान लीजिए आपने 5 लिया तो mod 5 करेंगे तो 5 आएगा, और नीचे भी आप 5 रखोगे तो 5/5 कैंसिल कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 1। मीन्स आप x की वैल्यू पॉजिटिव में रखोगे तो आपका +1 आएगा। जब आप x नेगेटिव रखोगे, सपोज आपने यहाँ पे -9 रखा, तो mod ऑफ -9 +9 मिल जाएगा, और नीचे आपका -9 है तो 9 से 9 कटेगा और क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो जब आप x की वैल्यू नेगेटिव में रखोगे तो आपकी वैल्यू, y की वैल्यू -1 रहेगी। चाहे आप x कुछ भी रखो, आप x पॉजिटिव में चाहे कुछ भी रखो, आपकी वैल्यू क्या आएगी? 1। तो यहाँ पर y की वैल्यू केवल 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, 1, 0 और -1। तो रेंज आपका क्या हुआ? -1, 0 और 1। y पे हमें यही 3 वैल्यू मिल रही हैं। लेकिन x में हम कुछ भी रख सकते हैं। x में हम 0 भी रख सकते हैं, 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, 0 से छोटी कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। मीन्स सिग्नम फंक्शन में डोमेन ऑल रियल नंबर होगा। x हम कुछ भी रख सकते हैं। ग्राफ देखिए इसका, आप x यहाँ पे कुछ भी रखिए पॉजिटिव में। जब आप x 0 से बड़ा रखेंगे, मीन्स पॉजिटिव रखेंगे, तो आपकी y +1 आएगा। ये लाइन इंक्रीज होती चली जाएगी। आप जैसे जैसे x बढ़ाते जाओगे y केवल 1 ही रहेगा, और ये x एक्सिस पे हॉरिजॉन्टली ये इंक्रीज होता जाएगा। तो इस लाइन पर y की वैल्यू 1 रहेगी। जब आप x नेगेटिव रखोगे तो आपको y -1 मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट फंक्शन आपका मॉडुलस फंक्शन, जिसे आप एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलेंगे। एब्सोल्यूट मीन्स यहाँ पर केवल आपको वो वैल्यू देगा, आप चाहे पॉजिटिव रखें, नेगेटिव रखें, साइन से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ पे -5 रखोगे तो mod ऑफ -5 आपको क्या मिलने वाला है? +5। तो फंक्शन f सच दैट r इंटू आर मीन्स आपका डोमेन भी ऑल रियल नंबर होगा, को डोमेन भी
ऑल रियल नंबर मीन्स रेंज भी यहाँ पर आपको रियल नंबर ही मिलेंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, इस लाइन को आप मॉड पढ़ेंगे, मॉड ऑफ एक्स, मॉडुलस वैल्यू। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, मॉड एक्स मीन्स वाई इज इक्वल टू एक्स कब होगा, मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स सिंपल, जब एक्स आप 0 या 0 से बड़ा रखेंगे, पॉजिटिव एक्स 5 रखेंगे तो आपकी वैल्यू 5 आएगी। जब आप x यहाँ पर -5 रखोगे तो भी तो आपका +5 आना चाहिए, लेकिन x जब -5 रखेंगे तो इस जगह आप -5 रख दोगे तब तो गलत हो जाएगा, हमें क्या चाहिए +5। तो हमने क्या किया, जब हम नेगेटिव x ले रहे हैं, x इज़ लेस देन 0, तब हमने एक माइनस बाहर लगा दिया। अब यहाँ पर x की जगह आप -5 रखोगे तो ये जो हमने बाहर माइनस लगाया ये उसे क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो मॉड x इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 केस आपके बनेंगे। जब आप x पॉजिटिव रखोगे तो आपका सिंपल मॉड x इज इक्वल टू x होगा, और जब आप x नेगेटिव रखोगे तो आपको एक नेगेटिव और लगाना पड़ेगा ताकि वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया है। आप जब x पॉजिटिव रखेंगे तब आपका मॉड x इज इक्वल टू x, ये आपकी डेफिनेशन बोल रही थी। वेरीफाई देखिए, 5 रखेंगे हम तो x की जगह 5 रखा, मीन्स x की जगह हमने 5 रख दिया, तो सिंपल +5 मॉडुलस हमें +5 पॉजिटिव में वैल्यू देगा। अब मॉड x इज इक्वल टू -x, जब आप x 0 से छोटा मीन्स नेगेटिव रखेंगे। सपोज़ आपने x की जगह यहाँ पर, ये आपकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन ये बोल रही है। वेरीफाई कैसे करेंगे, जब आप x की वैल्यू -5 रखेंगे, सपोज़ हमने -5 रखा तो यहाँ पे भी x की जगह आप -5 रखिए, ओके। अब हमने बाहर एक -5 ये जो लगा है, ये देखिए इसको +5 कर देगा, और हमें क्या चाहिए था +5, मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव ही देता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये आता है कि हम x पॉजिटिव प्लस रखें, माइनस रखें यहाँ पर, तो y हमें कैसा मिलेगा, केवल पॉजिटिव मिलेगा। मीन्स x में हम ऑल रियल नंबर रख सकते हैं और हमें डोमेन क्या मिलेगा, पॉजिटिव, y पॉजिटिव मिलेगा, y नेगेटिव नहीं मिलेगा। और रेंज क्या होता है, y एक्सिस पे हमें रेंज मिलता है। ये देखिए, ये हमने ग्राफ बनाया मॉड x का, y इज इक्वल टू x का ग्राफ ये आप बनाते हैं, y इज इक्वल टू -x का ये ग्राफ बनेगा, आप बना के देख सकते हैं। अब y आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए हमने पॉजिटिव y वाले को डार्क कर रखा है, और नीचे वाला हमारा ग्राफ में इंक्लूड नहीं है इसलिए हमने उनको डॉट कर रखे हैं। तो नेगेटिव में हमें वैल्यू मिलेगी नहीं, तो हम इस नीचे वाले ग्राफ से कोई मतलब नहीं रखते हैं, हमें y हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो ये रहा हमारा पॉजिटिव y का ग्राफ, मीन्स मॉड x का ग्राफ, ओके। आप यहाँ पे -1 रखेंगे, y आपको मॉड ऑफ -1 +1, मॉड ऑफ -2 +2, मॉड ऑफ 1 +1, मॉड ऑफ 2 2। तो इस तरह से आप, तो मॉड x क्या हुआ, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसका आपका रेंज होगा, जो भी वैल्यू मिलेगी प्लस में वैल्यू मिलेगी। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इंटीजर मीन्स इस फंक्शन में आपको केवल इंटीजर ही मिलेगा। आप डोमेन मीन्स x एक्सिस में कोई भी वैल्यू रखिए, y आपको कैसा मिलेगा, केवल इंटीजर ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप रेंज क्या बताओगे, इंटीजर वैल्यू। और चलिए पहले देख लेते हैं, सपोज़ आपने x की जगह, तो द फंक्शन f(r)(r) मीन्स आपका रेंज भी रियल नंबर होगा, डोमेन भी रियल नंबर होगा, डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू, ये जो हमने लार्ज ब्रैकेट लिखा है, इस तरह से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर x हमें ये शो कर रहा है कि जो भी x है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो लार्ज ब्रैकेट में हम जो भी नंबर लिखेंगे मीन्स वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। इसे हम इंटीग्रल पार्ट ऑफ x भी पढ़ते हैं। दिस सिंबल इज इंडिकेट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x विच इज़ नियरेस्ट एंड स्मॉलर इंटीजर टू x। जो भी x रखोगे उसके पास वाला जो स्मॉलर इंटीजर होगा वो हमारा इंटीग्रल पार्ट होगा। सपोज 2.3 है, तो नंबर लाइन पे 2.3 कहाँ पर आएगा, 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 ये दो इंटीजर हैं, दोनों के बीच में हमारा कहीं 2.3 या 2.5 आएगा।
तो अब 2.5 में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें लिखना है, तो जो छोटा वाला इंटीजर होगा 2 और 3 में जो छोटा वाला इंटीजर होगा उसे हम लिखेंगे। तो हमने 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ 2, नाम में है ग्रेटेस्ट लेकिन हमें स्मॉलर इंटीजर लेना है, समझ में आया। जैसे 0.23 है तो 0.23 जो वैल्यू है वो आपकी नंबर लाइन पे 0 और 1 के बीच में आएगी। देखिए ग्राफ देखिए आप इसका 0.23, तो ये वैल्यू आपके 0 और 1 के बीच में होगी। ओके, तो 0 और 1 के बीच में 0.23, तो इन दोनों इंटीजर्स के बीच में छोटा इंटीजर कौन सा है 0 और 1 में 0, तो आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ 0, 0.23 का 0। इंटीजर रखेंगे तो वो तो आपको सीधे इंटीजर ही देगा। आपने देखिए आप यहाँ पर 0.1 रखिए, 0.2 रखिए, 0.3 रखिए, कुछ भी रखिए, आपकी y कितना रहेगा आपका 0 ही रहेगा। जैसे ही आपने y1 रखा, x1 रखा, y आपका तुरंत 1 हो जाएगा। मीन्स आपने इंटीजर रखा तुरंत वो आपको इंटीजर देगा। फिर आप चाहे 1.1 रखें, 1.2 रखें, 1.5 रखें, 1.9 रखें, 1.999 रखें, आपकी y 1 ही रहेगा। जैसे ही आपने y x = 2 रख देंगे आपका y तुरंत 2 हो जाएगा। फिर आप 2.1 रखें, x 2.3 रखें, 2.4 रखें, 2.3 देखिए तो आपकी वैल्यू y कितना आएगा 2 ही आएगा। ओके, आप यहाँ पर 2.9 रखें तो 2.9 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में स्मॉलर इंटीजर क्या है 2, तो y आपका 2 ही आएगा। इसी तरह से आपका नेगेटिव में होगा। सपोज आप -0.5 पे हो, ओके, -0.5 पे हो तो -0.5 में आपको छोटा 0 और -1 के बीच में हो, और 0 और -1 के बीच में आपका छोटा इंटीजर कौन सा है -1, तो आपका y कितना आएगा -1। आप 0.5 पे हो, y आपका कितना आ रहा है -1, आप -1 रखेंगे y आपका -1 रहेगा। ओके, अब जैसे ही आप -1.1 पहुँचेंगे y आपका कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आप 2 पे आ जाओगे। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है -2.5, इसे देखते हैं। तो -2.5 कहाँ पे आएगा, -2 और 3 के बीच में -2.5, तो -2.5 किसके बीच में -2 और -3 के बीच में, दोनों में स्मॉलर इंटीजर क्या है -3 स्मॉलर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -3। देखिए 2.5 आपने x रखा, करस्पॉन्डिंग आपको उसके y कितना मिल रहा है -3। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इस ग्राफ में ये आपका जो ये ग्राफ है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। यहाँ पर x की वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे, y आपका सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही आएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटरवल फॉर्म में भी हमने दिखाया आपका। सपोज़ वैल्यू आपकी -1 और 0 के बीच में है, तो 0 और 1 में छोटा इंटीजर क्या है -1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का क्या होगा -1। फिर x 0 और 1 के बीच में है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। 1 और 2 के बीच में है आपका x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 1 आएगा। जो भी स्मॉलर इंटीजर होगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर वही होगा। ओके, आप बोल रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेकिन आपका आंसर स्मॉलर वाला आप लेंगे। आपकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में है तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 2 आएगा। तो इस तरह से इसका डोमेन ऑल रियल नंबर सारे x रख सकते हैं, बट रेंज आपका केवल इंटीजर ही होगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो भी हमने आपको बताए ये आपको समझ में आए होंगे। कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा हमें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, आपको मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको समझ में आए, जो भी फंक्शन हमने बताए उनके ग्राफ्स बताए, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू लेटर।